SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamu alaikum and a very good evening to every one of you. I hope आप लोगों की जो क्लासेस हैं, आप लोगों के जो ये लर्निंग प्रोसेस है, वो सबके लिए फ्रूटफुल और बहुत अच्छा जा रहा होगा। एंड मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आगे आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस हैं इस कोर्स के हवाले से या आपकी जितनी भी लर्निंग है, उसका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहेगा और हम आपको इसी तरह से सियर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सर्व करते रहेंगे। सो आज की क्लास का आगाज करते हैं और चलते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर्स की तरफ। ओवर टू मिस राबिया जो कि आज अपना टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, वो टूल्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिनके ज़रिए हम डायग्नोज करते हैं कि एक्चुअल में इंडिविजुअल या जो वो पेशेंट जो विजन लॉस के साथ है, एक्चुअल में उसको कौन सा डिसऑर्डर है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये तीनों मिलके वो पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, पेशेंट की विजन को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, बर्थ से लेकर 3 मंथ, 3 से 6 मंथ, 6 से 2 ईयर, 1 ईयर एंड 5 ईयर तक जो है वो पेशेंट जो बच्चा है उसको उसकी विजन का हम चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको ऑलरेडी बता चुके थे हम कि वो जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, पेडियाट्रिशियन चाइल्ड डॉक्टर और ऑप्टोमेट्रिस्ट जो ग्लासेस का नंबर रिकमेंड करता है, ठीक है, उसे कहते हैं। साइंस ऑफ विजुअल प्रॉब्लम्स विद चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन जो विजुअल इम्पेयर्ड है उसमें कौन कौन से साइंस सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोज करते हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि पेशेंट विजन लॉस के साथ है। स्क्विंट्स दी आईज, नंबर 1 पे एक साइंस है स्क्विंट्स दी आईज, आईज का तिरछा होना। ठीक है, आईज की अलाइनमेंट का टेढ़ा होना, अलाइनमेंट ठीक ना होना, इस चीज से पता चलता है कि इंडिविजुअल को विजन का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड है आईज कुड बी वाटरी, आईज में से पानी निकलता रहता है। ठीक है, आईज में से पानी निकल सकता है, इस एक ये साइन है विजुअल इम्पेयरमेंट होने का। ब्लिंक्स मोर देन यूजुअली, ठीक है, बार बार आंखें झपकना। ठीक है, बच्चा अगर पैदा हुआ है, ठीक है, तो बच्चा बार बार आईज को झपक रहा है, इससे भी अंदाजा किया जा सकता है कि जो इंडिविजुअल है वो विजुअल इम्पेयर्ड के साथ हो सकता है, इम्पेयरमेंट के साथ हो सकता है, सॉरी। चाइल्ड क्लोजेज और कवर वन आई, ठीक है, पेशेंट एक या दूसरी आंख, एक आंख को कवर करके देखेगा या फिर कभी लेफ्ट आंख को कभी राइट आंख को कवर करके देखने की कोशिश करता है। कंप्लेन दैट थिंग्स आर ब्लरी, वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है उसको कंप्लेन्स होती हैं ब्लरी ऑब्जेक्ट नजर आने की। इसके अलावा उसको हेडेक होता है क्लोज वर्क करने से। ट्रबल रीडिंग और डूइंग अदर क्लोज वर्क, ठीक है, बहुत मुश्किल हो रही होती है क्लोज वर्क करने से, रीडिंग करने से बहुत मुश्किल हो रही होती है, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, फोकस्ड वर्क करने में भी प्रॉब्लम होता है। आईलिड्स कुड लुक रेड रिम्ड, ठीक है, स्वेलन और क्रस्टेड, ये हमने पढ़ा था ट्रैकोमा में, ये साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो हमने अभी ये पढ़े हैं। आईलिड रेड हो जाता है, ठीक है, रिम्ड हो जाता है, रिम्ड मीन उसके आईलिड के आसपास छोटे छोटे रेड रेड कलर के सर्कल स्कार्स बन जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह की शिकायत ट्रैकोमा में होती हैं। प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस, प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है डायग्नोज करने का। जो वो इंडिविजुअल जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है उसकी सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, देन फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, और इसके बाद जो इंडिविजुअल है उसकी आई का एक्सटर्नल एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है उसके बिहेवियर को भी चेक किया जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं विजन को चेक करने के लिए। सबसे पहले विजुअल एक्यूटी टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट है, ये वो टेस्ट है जो सबसे पहले डॉक्टर करते हैं। इसमें क्या होता है, स्नेलन चार्ट के जरिए विजुअल एक्यूटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्नेलन चार्ट इज यूज टू असेस द विजुअल एक्यूटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट की विजुअल एक्यूटी को मेजर करने के लिए स्नेलन चार्ट का यूज किया जाता है, जिसके बारे में सेकंड लेक्चर में ही आपको बताया था कि स्नेलन हरमन जो कि डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस चार्ट को बनाया था और 1862 में। ठीक है,
तो इस चार्ट के जरिए विजन को मेजर किया जाता है। इट कंटेन प्रोग्रेसिवली शॉर्टनिंग रैंडम लेटर्स, ठीक है। रैंडम लेटर्स इंडिविजुअल से रीड करने के लिए कहे जाते हैं। कुछ स्मॉल लेटर्स होते हैं, कुछ जो हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो इसमें 11 से 14 लाइंस होती हैं। सबसे फर्स्ट वाली लाइन सबसे बड़ी होती है, सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसी तरह नीचे नीचे रोज नीचे आती जाएंगी और वैसे वैसे, और सबसे लास्ट वाली लाइन सबसे ज़्यादा स्मॉल लेटर्स में होगी। इसके अलावा इसमें अल्फ़ाबेट्स के अलावा इसमें नंबर्स भी होते हैं, यानी हिंसे भी होते हैं, ठीक है। वो भी रीड करवा कर डॉक्टर चेक करते हैं। और पेशेंट से इसको 6 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है, स्नेलन चार्ट और पेशेंट, इन दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस होता है इसको ये 6 मीटर का डिस्टेंस होता है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू रीड द लेटर्स को रीड करता है। पेशेंट को कहा जाता है कि आप लेटर्स को रीड करें वन बाय वन। पहले फर्स्ट रो को रीड करने के लिए कहते हैं, फिर सेकंड रो को। इसी तरीके से ऑल रोज जो हैं वो पेशेंट रीड करता है। पहले एक आंख को कवर करके रीड करने को कहा जाता है पेशेंट से, फिर दूसरी आंख को, यानी दोनों आईज से सेपरेटली रीड करवाई जाती हैं लाइंस को। एबिलिटी टू रीड द लेटर्स एट ईच साइज, ठीक है। हर साइज के लेटर्स होते हैं पेशेंट के अंदर। अगर हर साइज के लेटर्स रीड करने की एबिलिटी है तो विजन क्या है, 6/6 है। डिटरमाइंस द विजुअल एक्विटी 6/6, और इसको हेल्थी विजन भी कहते हैं। अगर विजुअल एक्विटी 6/6 है, इट इज कॉल्ड हेल्थी विजन। इफ द स्कोर इज 6/60, अगर 6/60 है तो इट्स मीन दैट द पेशेंट कैन ओनली रीड समथिंग 6 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लाइन सबसे फर्स्ट वाली लाइन अगर पेशेंट ने रीड कर लिया तो 6/60 हो गई, ठीक है। सेकेंड लाइन 6/36, थर्ड लाइन 6/24, फोर्थ लाइन 6/18, फिफ्थ लाइन 6/12, 6/9, 6 लाइन एंड लास्ट लाइन 7 लाइन वो क्या होगी, 6/6, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट लाइन के जो लेटर्स हैं या डिजिट हैं वो क्या हैं, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल जो जिसकी हम विजन को चेक कर रहे हैं, जब वो 6 मीटर से उन क्या कहते हैं लेटर्स को पढ़ लेता है इजीली, तो उसके मुकाबले में जो एक नॉर्मल पर्सन है वो 60 मीटर से उन अदाद को, उन लेटर्स को इजीली पढ़ सकता है, ठीक है। ये इसी तरह नंबर्स जो हैं वो जैसे जैसे लेटर्स डिक्रीज होते हैं, मीन्स के उनका साइज डिक्रीज होता है, वैसे वैसे विजन का भी विजन स्कोर करने का भी साइज जो है वो साइज नहीं, नंबर्स नीचे नीचे जाते जाते हैं, ठीक है। तो देन हमारे पास है टोनोमेट्री। व्हाट इज टोनोमेट्री? टोनोमेट्री क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इंडिविजुअल के फ्लूइड का प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है। टोनोमीटर इज यूज टू चेक फ्लूइड प्रेशर। वो फ्लूइड जो हमने एक्वस ह्यूमर का पढ़ा था, एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड, उसके प्रेशर को चेक करने के लिए टोनोमीटर यूज किया जाता है। इन आई टू इवेल्युएट ग्लूकोमा, और इससे ये इवेल्युएट किया जाता है कि क्या पेशेंट को ग्लूकोमा है या नहीं। इसके अंदर ये डॉक्टर के पास इससे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही चेक करता है। इसके अंदर पेशेंट का हेड फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। चिन रखवा के फॉरहेड ऊपर से मशीन के साथ बिल्कुल टच हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर फिर एक ऐसा आला होता है, वो हमारे आई बॉल के साथ ऑटोमेटिकली आके टच होता है और वो हमारे आई बॉल से उस रीडिंग को मेजर करता है जो एक्वस ह्यूमर की होती है। अगर वो 10 से 21 की रेंज में है तो इट्स मीन ग्लूकोमा नहीं है। अगर 11 से 22 की रेंज में भी है तब भी ग्लूकोमा नहीं है। अगर इससे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो इट्स मीन के ग्लूकोमा है। या तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एम्सलर ग्रिड, एम्सलर ग्रिड क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है जिसके जरिए इंडिविजुअल की सेंट्रल विजन को मेजर किया जाता है। इसमें एक कार्ड या फिर एक पेज होता है, उसके ऊपर ग्रिड बनाया गया होता है, ग्राफ बनाया गया होता है। जैसे साइटेड में अगर किसी ने कभी देखा हो तो इसमें बहुत ही होता है और वो छोटे छोटे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। मैथ में हम लोग करते होते थे ग्राफ्स ये वाले। तो इसमें ना एक ग्रिड लगा दिया जाता है, मतलब एक डॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको एम्सलर ग्रिड को फिर पेशेंट से 15 से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है और 15 सेकंड के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि पहले मतलब ईच आई सेपरेटली ईच आई के साथ जो है उसका फोकस करवाया जाता है, पहले लेफ्ट का फिर राइट का, या पहले राइट का या फिर लेफ्ट का, मतलब दोनों आईज का फोकस करवाया जाता है। अगर उसको वो लाइंस, जो ग्रिड्स की लाइंस हैं, वो हिलती हुई दिखाई दें, इट्स मीन उसको ग्लूकोमा है, सॉरी मैकुलर डिजनरेशन है। अगर वो उसको ग्रिड भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर ग्रिड उसको नजर नहीं आ रहा, मतलब जो डॉट लगाया गया उसे उस डॉट के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जाता है, तो वो फिर क्या होता है कि मैक्यूलर डिजनरेशन के साथ है वो पेशेंट, ठीक है।
वो लाइंस उसको वेवी दिखाई देती हैं, हिलती हुई दिखाई देती हैं, तो वो क्या है, साइंस ऑफ मैक्यूलर डिजनरेशन के हैं। नंबर 4 पे क्या है, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोप। स्लिट लैम्प और इसका अनदर नेम क्या है, बायो माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक इंटेंस लाइट होती है, शदीद किस्म की लाइट होती है, मतलब ये कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वो लाइट की इंटेंसिटी इंसान की आंख में डाली जाती है उस मशीन के ज़रिए। इस मशीन में भी ऐसा ही होता है कि पेशेंट का हेड उसमें फिक्स कर दिया जाता है, फेस, ठीक है, और फिर उस मशीन के ज़रिए सामने से लाइट डॉक्टर उसकी आइज़ में डालता है। मशीन के ज़रिए ऑटोमेटिकली वो लाइट्स बलून्स की शेप में इंसान की आइज़ में जा रही होती हैं। बहुत शदीद किस्म की ये लाइट होती है। स्लिट इल्यूमिनेट करता है आई पार्ट्स क्लियरली, तमाम आई पार्ट्स को क्लियरली इल्यूमिनेट कर देता है, बड़ा कर देता है उनको, एंड मैग्नीफाइंग, और उनको बहुत ज़्यादा बड़ा करके, लार्ज करके दिखाता है डॉक्टर इजीली, ताकि एक एक आई पार्ट को देख सके कि इट्स मीन के आई पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। व्यू इज गिवन टू एग्जामिन मीन्स कि वो एग्जामिन करते हुए डॉक्टर को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आई स्ट्रक्चर को इजीली वो देख सकता है, ठीक है, जैसे कि कॉर्निया, लेंस, आइरस एटसेट्रा, इन आई पार्ट्स को इजीली देखने के लिए स्लिट लैम्प यूज किया जाता है। तो 5 नंबर पे कौन सा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, कैरामीटर। इसको कैरामीटर भी कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर, KERATOMETER, कैरेटोमीटर। इसके अलावा इसको ऑप्थेल्मोमीटर भी कहते हैं, ये दोनों इसी के नाम है, ठीक है। इसके साथ क्या करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म को डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म जो हमने रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ा था, जिसमें अनइक्वल लाइट हमारी आई में जाती है। इसमें कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, वो कर्वेचर हो जाता है, कॉर्निया कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द शेप एंड रिफ्लेक्शन ऑफ कॉर्निया, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट कॉर्निया की शेप को मेजर करने के लिए, क्या कॉर्निया की शेप ख़राब तो नहीं हुई है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन को मेजर करता है। एक तो होता है ना रिफ्लेक्शन, जब वो लाइट अंदर अगर वो लाइट अंदर रिफ्लेक्ट कर जाए, मीन के अंदर बिल्कुल चली जाए इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो इट्स मीन के एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि लाइट जाके वापस आ रही है, तो क्या है, वो फिर एस्टिग्मेटिज्म है। रिफ्लेक्ट का मतलब यही होता है कि लाइट पास ना हो, बल्कि लाइट थोड़ी सी जाके वापस आ जाए, वापस आ जाती है, तो रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है। और रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का मुड़ जाना, या लाइट का अंदर चले जाना। इट इज यूज टू डायग्नोज एस्टिग्मेटिज्म, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारे पास है ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोप हमारी बैक ऑफ द ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए, उसके मतलब जैसे ऑप्टिक डिस्क है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, इसको देखने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, क्या ऑप्टिक नर्व एबनॉर्मल डेवलप तो नहीं है, या अंडर डेवलप्ड तो नहीं है, या फिर ऑप्टिक नर्व डिजनरेट तो नहीं होगी। इस चीज़ को मेजर करने के लिए, रेटिना को मेजर करने के लिए, मतलब रेटिना को देखने के लिए, रेटिना पे कोई पिगमेंट तो नहीं है, या रॉड्स एंड कोन्स वगैरह में इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस चीज़ को देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क, रेटिना एंड मैक्यूला एट द बैक ऑफ द आई। अच्छा, ये किस तरह का होता है, ये गोल होता है। अच्छा, इसका साइज किस तरह, मतलब ये इसकी शेप किस तरह की होती है, जैसे हमने पढ़ा था रेटिनोस्कोप के बारे में, वो तो एक हैंड हेल्ड डिवाइस थी ना, और उसको मतलब हाथ में पकड़ा जा सके, उसके पीछे एक पकड़ने की मखसूस जगह होती है, और टार्च, जिससे डॉक्टर हमारी आइज में डिफरेंट सोर्सेज से मारता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये क्या है, ये इसमें कोई पकड़ने की मखसूस जगह नहीं होती, कि एक गोल सर्कल की शेप में होता है। इसको डॉक्टर अपने फिंगर से पकड़ के और फिर पेशेंट की आइज़ के साथ टच करता है, और फिर अपनी आइज़ जो है वो पेशेंट उस इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल करीब करके इंसान की आइज़ जो बैक ऑफ द आई है उसको, उसके आई पार्ट्स को देखता है। रेटिनोस्कोप फोरप्टर, ठीक है। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे रिफ्रैक्टिव एरर्स को जब हमने चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, इसमें यही है कि रेटिनोस्कोप और फोरप्टर, ये दोनों ऐसे, ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बल्कि अब 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। दीज आर बोथ इंस्ट्रूमेंट, और ये रिफ्रैक्टिव एरर्स को मेजर करने के लिए चेक किए जाते हैं। इनको हमने सेपरेटली बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। 8 है कवर टेस्ट। कवर टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट की आंख को कवर करके उसके आई की मूवमेंट को चेक किया जाता है। ये टेस्ट आई मूवमेंट को चेक करने के लिए, आई की अलाइनमेंट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। दीज आइज ऑफ द चाइल्ड are covered to check the eye movement,
ठीक है, इसमें वही बात है कि आई मूवमेंट को ये नेस्टैग्मस और स्ट्रैबिस्मस के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। 9 है इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम ERG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। इट मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स की जो एक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कि क्या वो अपना फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं या फिर रॉड्स एंड कोन्स डाई तो नहीं हो चुके हैं इस चीज़ को मेजर करने के लिए, या वो टूट तो नहीं चुके हैं। मैंने क्या बताया था, रॉड्स अगर टूट जाए तो इसको क्या कहते हैं रेडॉप्सन, और कॉन्स अगर टूट जाए तो इसको क्या कहते हैं आइडॉप्सन। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। अ फ्लैश लाइट इज सेंट। एक फ्लैश लाइट होती है जो सेंड की जाती है हमारी आईज में रेटिना। ठीक है, रेटिना पर एक फ्लैश लाइट डाली जाती है और वो लाइट फिर क्या मेजर करती है रॉड्स एंड कॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मीन्स के वो रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। जेनेटिक टेस्टिंग नंबर 10 पे है जेनेटिक टेस्टिंग। इट इज़ डन टू आई कंडीशन। जेनेटिक टेस्टिंग मतलब आई की ऐसी कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है जो रिलेटेड होती है किसके साथ, जेनेटिक के साथ, जो मतलब कॉन्जेनिटल इश्यूज होते हैं, कॉन्जेनिटल आई प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। दिया जाता है, डीएनए सैंपल लेने के बाद उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अच्छा इसको एल्बिनिज्म के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग को। इसके अलावा हम मतलब जितने भी आरओपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आरओपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आरपी के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इमेजिंग टेस्टिंग है। ठीक है, इमेजिंग टेस्टिंग में क्या होता है, ये इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक एमआरआई और एक सीटी स्कैन। ठीक है, इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट इंक्लूड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एक वो इंडिविजुअल जो ये कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल को मशीन के अंदर डाल देते हैं, मतलब अंदर नहीं डालते, मशीन के साथ एक बेड जुड़ा होता है। ठीक है, उस बेड पे जब इंडिविजुअल को या पेशेंट को लिटाया जाता है तो वो मशीन आहिस्ता आहिस्ता बेड को अपने अंदर ले जाती है और फिर ऊपर से बंद हो जाती है। जब वो बंद हो जाती है तो फिर कुछ टाइम ऐसा होता है कि आधा घंटे के लिए भी पेशेंट को अंदर रखा जाता है और ये फिर डिफरेंट मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी डिफरेंट जो है वो इमेजेस ले लेकर तो वो भेजती है, तो इससे डायग्नोज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सिटी स्कैन। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सिटी स्कैन, ये भी पूरी बॉडी का भी किया जा सकता है और ये जिस्म के किसी एक खास हिस्से का मतलब हेड का भी किया जा सकता है, आइज का भी किया जा सकता है। ये एक रिंग की शेप में होता है। कंसल्टिंग ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर पेशेंट को रेटिनोब्लास्टोमा है तो ऑन्कोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, आई कैंसर स्पेशलिस्ट को कहते हैं, तो उसके साथ डिस्कस किया जाए। ठीक है, इसमें तो यही होता है कि जो ट्यूमर है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, अगर रिमूव नहीं होता तो अगर वन आई में है तो वन आई को रिमूव कर देंगे, अगर बोथ आइज में है तो बोथ आइज को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है पैचीमेट्री। पैचीमेट्री टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, अ डिवाइस यूज टू मेजर द कॉर्नियल थिकनेस, कॉर्निया की जो थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी क्या है, ये भी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम ग्लूकोमा को चेक करते हैं। इंस्पेक्टिंग ड्रेनिंग एंगल, ये ड्रेनिंग एंगल को चेक करता है। जो टोनोमेट्री था वो प्रेशर को चेक करता था और ये ड्रेनेज एंगल को चेक करता है। इन ग्लूकोमा में जो ड्रेनिंग एंगल्स होता है ये उनको चेक करता है जहाँ से ये फ्लूइड ड्रेन हो रहा होता है, वही एंगल्स हैं जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क्स हैं, ये उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको गोनियोस्कोप कहते हैं। गोनियोस्कोप के अलावा इसका अनदर नेम है गोनियो लेंस। ठीक है, ये भी एक रिंग की शेप में होती है और इसको आइज के साथ अटैच करके और इसमें जो है वो एंगल्स ट्रेबिकुलर मेशवर्क को चेक किया जाता है कि क्या उन एंगल्स में जहाँ से ये ड्रेन हो रहा है जिन वो ठीक से ड्रेन हो रहा है या नहीं, उसके ड्रेनेज टिश्यूज में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये थे हमारे आज के डायग्नोसिस 15 हमने कवर किए हैं, कुछ रिमेनिंग रह गए, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। जी मिस तैयबा, इनमें कुछ ऐड करना चाहें या ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज को हमने स्टार्ट किया था और लास्ट में डिस्कस किया था टास्क एनालिसिस मेथड के बारे में। टास्क एनालिसिस मेथड को हम अगर रिव्यू कर लें, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि टास्क एनालिसिस मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर किसी टास्क को एनालाइज करके उसको सब कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके बच्चों को स्किल सिखाई जाती हैं। ये स्किल लर्निंग के लिए इफेक्टिव मेथड है और बच्चों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है,
अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। बच्चों को कोई भी एक्टिविटी सिखाने के लिए उसको स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए, छोटे-छोटे स्टेप्स में, और उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में बच्चों को सिखाना चाहिए, वन बाय वन। एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ एसोसिएट करके वन बाय वन स्टेप्स में बच्चों को स्किल सिखाई जाती हैं। और कहा ये जाता है कि किसी भी टास्क को 7 स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए बच्चों को टीच करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई एक्टिविटी छोटी है तो स्टेप्स कम भी हो सकते हैं। कोई टास्क ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा टास्क है तो जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है टास्क पे, एक्टिविटी पे। साथ ही साथ हम बच्चों को क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, टेक्निकल टर्म्स से अवॉइड करते हैं, और वो टर्म्स यूज़ करते हैं जो बच्चे अपनी डेली लिविंग में सुनते रहते हैं और उनको इजीली पिक कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे उनके सामने तो वो अपने टास्क को नहीं सीख पाएंगे, लर्निंग नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे हमने उनको सिखानी है टूथ ब्रशिंग, तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे-छोटे पार्ट्स बना देंगे, स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो जिस बॉक्स में भी वो है या जहाँ पे भी वो हैंग हुआ हुआ है, वो जो ब्रश का स्टैंड है या बॉक्स है, वहाँ से अपने ब्रश को कैरी करना, फिर उसको होल्ड करना, फिर उसको पेस्ट लगा के मुँह में लेके जाना। पेस्ट लगाना एक स्टेप हो गया, फिर उसको अपने मुँह में लेके जाना, ये 4th स्टेप हो गया, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अपने टूथ के ऊपर उसको कैसे रब करना है, ब्रश को कैसे रबिंग करनी है। तो हम इस तरह से एक्टिविटी को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे-छोटे स्टेप्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोटल कम्युनिकेशन मेथड। टोटल कम्युनिकेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वैरायटी ऑफ मेथड्स को, वैरायटी ऑफ वेज को यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को, अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, बच्चों को प्रेज़ेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक इंस्ट्रक्टर जो है वो लेक्चर मेथड या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू कोई कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ लर्नर्स, तो वो वर्बली एंड लाउडली बोल भी रहा है, वो जेस्चर्स भी यूज कर रहा है, फिजिकल जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, वो फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे रहा है, वो हैंड क्लूज भी यूज कर रहा है, और वो प्रॉपर आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहा है। तो क्या है, ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादा लर्न होंगे, ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए टीचर गाहे बगाए कोई ना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं थ्रू क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो ये क्या है कि मल्टीपल वेज ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चों को कोई भी कंटेंट या टॉपिक को प्रेजेंट करना टोटल कम्युनिकेशन कहलाता है। वैसे तो ये तमाम ही लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मोस्टली रेकमेंड किया जाता है चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, क्योंकि उनको जब कोई कंटेंट इफेक्टिवली डिलीवर करना हो, उनको प्रेजेंट करना हो, तो क्या करते हैं कि टीचर लिप रीडिंग यूज करते हैं, और वो लिप रीडिंग से भी बच्चे लर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी बॉडी जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से भी लर्न कर रहे हैं। अगर उनको कोई टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल है, जिस तरह से अगर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स है, उसमें स्लाइड प्रोजेक्टर्स हैं, तो स्लाइड्स भी चल रही हैं, बच्चे वहां से भी देख के रीडिंग कर रहे हैं। या अगर उनके पास टेक्स्ट अवेलेबल है मटीरियल, तो क्या करते हैं कि वो अपनी रीडिंग टेक्स्ट बुक से भी कर रहे हैं, या जो भी उनके पास फर्दर कोई मटेरियल अवेलेबल है, जिस भी फॉर्म में अवेलेबल है, बच्चे उसको रीड भी कर रहे हैं, और टीचर्स जो है वो उनको अपनी बॉडी के थ्रू, अपने आई कांटेक्ट, अपनी साइन लैंग्वेज या लिप रीडिंग के थ्रू भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, अपने कंटेंट को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे ने कंटेंट को लर्न कर लिया है, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है, अब उनको अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को यूज करते हुए वो किसी भी टास्क को कंप्लीट करेंगे। टीचर्स क्या करते हैं, उनको कोई असाइनमेंट दे देते हैं, कोई फिनोमिना देते हैं, कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, तो बच्चे सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोज करते हैं, अपनी प्रायर नॉलेज को यूज करते हुए, अपनी कंप्रिहेंशन को यूज करते हुए, अपनी जो स्किल्स हैं उनको यूज करते हुए बच्चे जो हैं वो उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्या होता है कि टीचर्स जो है वो बच्चों को एक नेचुरल सेटिंग के अंदर ले जाके कोई प्रॉब्लम जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, वो एक नेचुरल फिनोमिना को विजिट करते हैं, और क्या होता है कि उसके रिगार्डिंग जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं बच्चे वो बताते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं टीचर्स के साथ। मिसाल के तौर पे बच्चों ने पढ़ा जियोग्राफी के अंदर ज़मीनी कटाव के बारे में, तो जब बच्चों को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल वो देंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को इससे मिल रहा है, उनकी लर्निंग बूस्ट हो रही है, और बच्चे जो हैं वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको लर्न कर रहे हैं।
तो बच्चे फ़ौरन से अपनी प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हुए बताएँगे कि ये तो ज़मीनी कटाव है, ठीक है? अगर टीचर उनको वहाँ ले जाएँगे, नेचुरल फिनोमेना के अंदर वो विज़िट कराएँगे, तो उनसे पूछेंगे ये जो ज़मीन में सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है, ये क्या है? तो बच्चे फ़ौरन से बता देंगे कि ये ज़मीनी कटाव है। फिर वो उनसे पूछेंगे कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो बच्चे बता सकते हैं कि जी तामीरात हो सकती हैं, पौधे लगाए जा सकते हैं, बंद बनाए जा सकते हैं। तो जो उनमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो सॉल्यूशन है, उसको अप्लाई करते हुए अपने वो प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी बच्चे इसके अंदर अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग को अपने जो ऑर्डर लेवल्स ऑफ स्किल्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और बच्चे जो हैं एक टीम वर्क इसमें सीखते हैं, लीडरशिप स्किल्स भी सीखते हैं, ठीक है? तो बच्चों का एक हेल्दी और सोशल इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को लर्न करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में भी बच्चे अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। किसी टॉपिक के बारे में जो उन्होंने पढ़ लिया है और टीचर अब उनको कोई असाइनमेंट देता है, कोई टास्क देता है, तो वो प्रैक्टिकल लर्निंग में इन्वॉल्व होके, ज़्यादा एंगेज होके और अपने जो टास्क है, जो प्रोजेक्ट है, उसको वो कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब टीचर क्या करेगा कि 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स के एक-एक कोई ग्रुप बना दिए, 2-3 ग्रुप बना दिए और अब उनको डिफरेंट टास्क दे दिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने पढ़ा पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो क्या है कि जो एक ग्रुप का टास्क है वो ये है कि फलदार पौधे और उनके खवास, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने उनकी डिटेल्स लिख के लानी है। दूसरे ग्रुप को फूलदार पौधों के बारे में दे दिया और तीसरा ग्रुप जो है वो उसको टास्क दे दिया कि आपने ऐसे पौधों के बारे में डिटेल्स लिख के लानी है, ऐसे पौधों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के लानी है, जो ना तो फलदार हैं और ना फूलदार हैं। अब क्या करेंगे बच्चे अपनी कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच को यूज़ करते हुए अपने जो लीडरशिप स्किल्स हैं, अपने टीम वर्क है, वो इस तरह से ग्रुप वर्क भी सीखते हैं। तो बच्चों को जो उनकी एकेडमिक स्किल्स हैं, जिस स्किल में जिसकी मास्टरी है, जिसकी कॉम्पिटेंसीज़ ज़्यादा हैं, वो इस तरह करके अपने काम को डिवाइड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे एक बच्चा के राइटिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो उनको राइटिंग का काम दे देंगे कि आप राइटिंग कर लें। जिसको पौधों के बारे में थोड़ी नो हाउ है, रिकग्निशन के बारे में पता है, उनको नेम्स याद हैं, वो नेम्स बता सकता है। तो इस तरह उनके अंदर एक टीम वर्क, टीम बिल्डिंग या लीडरशिप स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप होती हैं। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारे के सारे जो स्किल्स हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं। सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, उन्होंने अब कोऑपरेटिव लर्निंग को यूज़ करते हुए अपने वो लॉन में जाएंगे और स्कूल के लॉन में से वो देखेंगे कि फलदार पौधे कौन से हैं, फूलदार पौधे कौन से हैं और कौन से पौधे ऐसे हैं जो ना तो फलदार हैं ना फूलदार हैं, और उनसे रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो अब इस तरह से वो लिख के और अपने टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट मेथड है। बच्चे इसके अंदर अपनी नॉलेज कंप्रीहेंशन और बाकी जो भी लॉजिकल या रीजनिंग एबिलिटीज हैं उनको यूज करते हैं। बच्चों के दरमियान एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी इन्हेंस होती है, सोशलाइजेशन बढ़ती है, उनको डिफरेंट मौके मिलते हैं फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ अपने काम को अंजाम देने के, और इस तरह से बच्चों की स्किल्स जो है वो पॉलिश होती हैं। बच्चे खुद को एक्सप्लोर करते हैं कि उनके अंदर क्या क्या टैलेंट मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फील्ड ट्रिप मेथड। फील्ड ट्रिप मेथड में भी जब टीचर कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाएंगे, बजाय इसके कि उनको वो थ्योरी पढ़ाएं, तो जो भी उस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस भी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, जिस इवेंट के बारे में वो बच्चों को बता रहे हैं, अगर वो एग्जैक्ट उनको इस फिनोमिना से रियल लाइफ एक्सपीरियंस देंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, तो बच्चे जो है वो ज़्यादा पुरजोश होकर सीखेंगे, ज़्यादा लर्न करेंगे, इंगेज होंगे और वो ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करेंगे। तो फील्ड ट्रिप मेथड का मतलब है कि इन द फील्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाया लाहौर फोर्ट के बारे में कि लाहौर फोर्ट जो है वो कैसी बिल्डिंग है, उसमें कौन कौन से बादशाह रहते थे, अब उसकी दीवारें बोसीदा हैं, उसमें टनल्स हैं, सुरंगें हैं, ठीक है। और बच्चों को फिर वो एक एजुकेशनल ट्रिप प्लान करके अपनी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके वो कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं उस नेचुरल फिनोमेना के अंदर, और वो विजिट करवा के बच्चों को सिखाते हैं, और जो भी उन्होंने अपनी सोशल स्टडीज़ में या ज्योग्राफी में जहाँ पे भी वो पढ़ा था, फिर वो जो टीचर्स हैं उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और लर्निंग देते हैं कि ये जो आपने लाहौर फोर्ट के बारे में पढ़ा था,
वो ये बिल्डिंग है और इस तरह की दीवारें हैं, उनकी केयर ना होने की वजह से उनकी दीवारें जो है वो बोसीदा हैं, और वो कौन कौन से बादशाह थे जो इस किले की सीढ़ियों से गिर के अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इस तरह से क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो उनकी इंटरटेनमेंट हो जाएगी, एंजॉयमेंट हो जाएगी, और दूसरा ये कि जो ट्रिप है वो सिर्फ ट्रिप नहीं होगा, एजुकेशनल ट्रिप होगा, फील्ड ट्रिप होगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है बच्चों को लर्न कराने के लिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी का मतलब है कि क्वेश्चनिंग, मतलब स्टार्ट ही इसका क्वेश्चनिंग से होता है। बच्चे आगाज़ ही क्वेश्चनिंग से करते हैं कि जो भी उन्होंने टॉपिक, कोई कंटेंट पढ़ लिया है, कोई मटेरियल पढ़ा है, और उसके बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो न्यू अपने आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, न्यू नॉलेज गेन करने के लिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए और डेवलप करने के लिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यूज़ करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, अपने टीचर से क्वेश्चंस करते हैं और उनको वो जो है बच्चों को वो फैसिलिटेट करते हैं। टीचर फैसिलिटेट की तरह काम करता है और बच्चों को वो गाइड करता है, सुपरवाइज करता है और साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। जिस तरह से स्पेशल एजुकेशन में इंटरव्यूज़ होते हैं, इसी तरह से उन नेचुरल साइंसेस में, सोशल साइंसेस में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो इस तरह अपने क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं। इसमें भी बच्चे जो है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को, रीजनिंग एबिलिटीज़ को, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को, अपनी नॉलेज और कंप्रीहेंशन को यूज़ करते हुए चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में लर्न करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेकिन ये क्या है कि कुछ लोग इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कह देते हैं। इस मेथड का फोकस थ्योरी पे नहीं होता बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग में होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारी ये डिग्री प्रोग्राम्स हैं, बीएड ऑनर्स का डिग्री प्रोग्राम है और उसके अंदर जो टीचिंग प्रैक्टिस है, ये क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की मिसाल है। इसमें बच्चे जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ के टीचर्स को ऑब्जर्व भी करते हैं, और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको समझ आती है कि बच्चों को कैसे डील करना है, इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो ये क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। ओके जी, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070850.